आप सबको नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र वर्मा हैं, जो एक यंग डॉक्टर हैं और हम बड़े खुशनसीब हैं कि एक यंग डॉक्टर ने भी हमारे साथ वो मोटिवेशन दिखाया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज ये हमारे साथ बात करेंगे पीसीओडी पर। धन्यवाद। तो आज हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं और अब हम अपना मंच डॉक्टर विजेंद्र वर्मा को देते हैं। प्लीज डॉक्टर। ये वेबिनार हम इसलिए कर रहे हैं कि पीसीओडी और होम्योपैथी के बारे में सभी लोगों को जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पीसीओडी क्या होता है। तो उस वजह से डायग्नोज तो क्या, फिर वो पेशेंट दिखाता भी नहीं है डॉक्टरों को अच्छी जगह। और होम्योपैथी में तो बहुत ही कम पेशेंट आ पाते हैं। तो हम उनके अवेयरनेस के लिए ये आज का वेबिनार कर रहे हैं, जिससे कि पीसीओडी के बारे में जानकारी सबको हो सके। आईएफपीएच के थ्रू ये वेबिनार हो रहा है, तो इसमें पीसीओडी और होम्योपैथी के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं है कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। और बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इसमें। पीसीओएस जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो कि ओवेरिस इमेच्योर फॉलिकल बन जाते हैं ओवेरिस पे, उसकी वजह से। और पीसीओडी जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस। दोनों में बस बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और जो पीसीओएस होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिस्ट रहते हैं, और पीसीओडी में मोर देन 10 सिस्ट हो सकते हैं, 10 to 12 सिस्ट, और 2 to 9 mm से ज़्यादा की उसकी थिकनेस वगैरह होती है। फिर इसमें कॉजेज जो रहते हैं, कॉजेज में जेनेटिक कॉज दोनों में रहते हैं। लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स जो पीसीओएस में रहती है, और पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लामेशन, वेट गेन, ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है। फिर सीवियरिटी में हम देखें तो होम्योपैथी के लिए तो कुछ भी सीवियर नहीं है। होम्योपैथी में सब कुछ ट्रीट हो सकता है। ये हम देख चुके हैं बहुत सारे केसेस के। अभी तो ज़्यादा केसेस मुझे तो देखने को नहीं मिले हैं। तो मैंने जो दूसरे डॉक्टर्स की केस स्टडीज वगैरह रीड की है, उनसे मैंने सीखा है कि हमारे होम्योपैथी में कुछ भी डिजीज कोई बड़ी नहीं है और कोई सीवियर नहीं है। उसके अलावा ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो डाइट से कंट्रोल हो सकती है, लाइफ स्टाइल चेंजेस से हो सकती है। क्योंकि आजकल स्लीप वगैरह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोग लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो चुकी है। उस वजह से जो लाइफ स्टाइल चेंजेस से जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम निपट सकते हैं थोड़ा सा, स्लीप को अच्छा करके और एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके। उसके बाद इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं पीसीओएस जो है, उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी कंसीव करने में आती है। उसके अलावा ओबेसिटी, इंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। और पीसीओडी में भी थोड़ा सा प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजीली, मतलब कम मेडिकेशंस और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से हम इसको अ, ठीक कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल समझना जरूरी है। अगर हमको नॉर्मल नहीं पता होगा तो हम एब नॉर्मल कैसे समझेंगे। इसलिए ओवेरी जो होती है उसका क्या काम होता है और वो कैसी होती है। तो ओवेरी जो रहती है वो ओवल शेप रहती है, पिंकिश ग्रे, लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड 2 सेंटीमीटर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। और ईच ओवेरी में दो दो तरह की मतलब दो एंड रहते हैं उसके, एक ट्यूबल एंड रहता है, एक यूट्राइन एंड रहता है। उसके बाद में उसके ओवेरियन आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज प्लेक्सस, पाम पाम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस से होता है, जो कि ओवेरियन वेल से बनता है। उसके अलावा वहाँ पर नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, T10 सेगमेंट से जो आती है। फिर हम बात करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवेरी। जर्म सेल मैच्योरेशन ये करवाती है, स्टोरेज एंड इट्स रिलीज, ये तीन चीजें इसका काम होता है। और जो जितने भी स्टेरॉइडोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो भी ओवेरी के थ्रू होती है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से अलग अलग हॉर्मोन्स बनते हैं, और रिप्रोडक्टिव टिश्यू को मेंटेनेंस करने के लिए, रेगुलेशन, ओव्यूलेशन, ये सारी प्रोसेस में हमारी मतलब ओवेरिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर जीवा की फाइंडिंग्स है कि नेशन वाइड पीसीओएस का जो सर्वे हुआ है, तो इसमें उनको पता चला है कि 25% जो इंडियन वुमेन है उनको पीसीओडी या पीसीओएस का नाम ही नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट कैसे लेंगे इसका। फिर
मोर देन 60% ऑफ मेन जो है वो उनको भी नहीं पता है, तो वो भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके अलावा 48% जो वुमेन्स है वो उनके हस्बैंड से भी या फिर फैमिली मेंबर से भी शेयर करना में थोड़ा शर्म सा महसूस करती है। तो ये चीजें को इसको जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे, जितनी इसकी बात होगी, लोग इसको समझेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस हो पाएगा आगे और इसकी थोड़ी सी रोकथाम की जाएगी। उसके अलावा जैसे इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तेजी से बढ़ रहा है कि आज बहुत मतलब 100 अभी 10% है, और ये 100% 2029 तक इंक्रीज ज्यादा नंबर हो जाएंगे केसेस के पीसीओडी के, अगर हम इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो। ये डाटा हमको मिला है डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च से। अब आते हैं हम पीसीओडी पे। तो पीसीओडी एक हार्मोनल डिजीज है, वो गर्ल्स को और वुमेन को अफेक्ट कर सकती है। और जो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसके एक्सेस से और ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से ही ये प्रॉब्लम सारी होती है। इसको हम यूएसजी के थ्रू पता डायग्नोस कर सकते हैं, और ओवेरियन वॉल्यूम के थ्रू ये सब टेस्ट तो होते हैं, और हार्मोनल टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। फिर हम हार्मोन्स की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें मेनली प्राइमरी जो रहती है, तो वो प्राइमरी 5 हार्मोन रहते हैं, जिसमें आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 5 हार्मोन में अगर इम्बेलेंस हुआ है तो पीसीओडी या पीसीओएस कोज करेगा। फिर डिफरेंस क्या है नॉर्मल ओवेरी में और पॉलीसिस्टिक ओवेरी में? तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो कि जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल बना है उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी, देन मेच्योर होगा फॉलिकल। बट अगर पॉलीसिस्टिक किसी को ओवेरी हो चुकी है तो उसमें क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल जो रहता है उससे जब मेच्योर होता है तो मेच्योर होने वाली जो डेवलपमेंट स्टेज है वहीं पे वो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। उस वजह से जो फॉलिकल्स रहते हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं, और फिर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरी कहलाती है उसके बाद में। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरी का और थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि 10 ml से ज़्यादा अगर ओवेरियन वॉल्यूम हुआ तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरी कह सकते हैं। और उसके आगे मैं बताऊंगा इसमें कि क्या क्राइटेरिया है कि उसको फाइनल हम करेंगे कि हाँ ये डायग्नोज हो चुका है केस। फिर इटियोलॉजी में हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन होगा, उस वजह से पीसीओडी हो सकता है। एंड्रोजन एक्सेस, एनओवुलेशन, ओबेसिटी और अननोन इडियोपैथिक कॉज भी कभी कभी हो सकता है। उसके बाद फिर बात आती है जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है जैसे, तो लीवर लीवर जो है फैटी एसिड और एसएचबीजी जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है लीवर। जब ऐसा होगा इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड इंक्रीज होगा। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस आगे कॉज करेगा इसमें। उस वजह से क्या होगा कि जो इंसुलिन रिलीज हुआ है वो जाएगा, और एलएच और एफएचएस की एक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो जो रेशियो रहता है उसको इंक्रीज करेगा, तो उसमें एलएच बढ़ेगा और एफएसएच घट जाएगा। उस वजह से पीसीओएस कॉज हो जाएगा। देन ये साइकिल आगे बढ़ेगी यहाँ से। एंड्रोजन जो फ्री एंड्रोजन रहेगा और बाइंडिंग एंड्रोजन रहेगा, दोनों इंक्रीज होगा। फिर आता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कैसे इसमें इन्वॉल्व रहेगा और कैसे वो ओवेरियन डिसफंक्शन कॉज करेगा। तो जब पिछली वाली जो साइकिल में हमने देखा कि एंड्रोजन बढ़ चुका है, अब एंड्रोजन बढ़ने के बाद में क्या होगा, एंड्रोजन जब बढ़ेगा तो वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करेगा और जीएनआरएच को इंक्रीज करेगा। ये दोनों इंक्रीज होने की वजह से एलएच तो इंक्रीज होगा, लेकिन एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब फॉलिकल को वो स्टिमुलेट, जब वो कम हो जाएगा तो वो फॉलिकल्स को कैसे स्टिमुलेट करेगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। उसके रुकने की वजह से वहां पर एन ओवुलेशन होगा। देन इसी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस के 30% केसेस में पता चला है कि मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी आती है। देन हमारी इसमें पैथोलॉजी जो है कि ओवेरियन इनलार्ज, मतलब ओवेरीज जो रहती है वो
इनलार्ज हो जाती है 2 to 5 टाइम्स। उसके अलावा स्ट्रोमा जो रहता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ट्यूनिका एल्बुजिना की जो थिकनेस रहेगी वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद में ये जब हम यूएसजी करवाते हैं इसकी, यूएसजी करवाने पे अपने को एक थोड़ा नेकलेस टाइप ऐसा अपीरियंस दिखेगा, क्योंकि ये सारी चीज बढ़ जाती है और ऐसे वहां पर ओवेरिस में जम जाती है। थीका सेल हाइपरट्रोफी भी वहां पर देखने को मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स हम देखें तो ओबेसिटी जो इसमें एक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में मिला है, करीब 60 to 70% पेशेंट्स में हमको क्लिनिकल फीचर्स ओबेसिटी का मिलता ही मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि ओबेसिटी की वजह से ही ये सभी प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ मतलब एंड्रोजन अगर कुछ कॉज नहीं कर रहा है तो भी ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है कि सिर्फ ओबेसिटी की वजह से भी ये पीसीओडी या पीसीओएस कॉज कर सकता है। फिर इसमें क्लिनिकल फीचर्स में ओलिगोमेनोरिया होगा, मेनोरेजिया होगा, डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या ब्लीडिंग ना हो, दोनों केसेस इसमें हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस 30% मिल सकते हैं। फिर हर्सुटिज्म, हर्सुटिज्म और एकेंथोसिस निग्रिकेन भी एक इसका मार्क सिम्टम है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में क्या होगा, एमेनोरिया होगा। तो एमेनोरिया का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन आएगा ही नहीं, ब्लीडिंग होगी ही नहीं पेशेंट को। फिर सेकेंड है ओलिगोमेनोरिया, इसमें 35 डेज या उससे ज्यादा डेज के बाद में अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड आ रहा है, मतलब कि वो ओलिगोमेनोरिया में जाएगा, उनको डिलेड हो रही है, मेंस्ट्रुएशन उनका डिलेड हो रहा है। फिर उसके बाद में मेनोरेजिया हो सकता है, जब डिलेड होगा तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग में थिकनेस बढ़ती जाएगी वहां पर, लेकिन जब भी फिर ब्लीडिंग होगी तब उनको हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेल्स जम जाते हैं, फिर वो सारे रिमूव होते तो ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उसको हम मेनोरेजिया बोलेंगे, ज्यादा ब्लीडिंग अगर हुई तो। और 90% केसेस में पीसीओएस पीसीओडी में देखने को मिला है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में इरेगुलरिटीज मिलती ही मिलती है। फिर डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स भी इसमें हम देख सकते हैं कि डर्मेटोलॉजिकल, हमको अगर पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या क्या देख सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें हमको मिलेगा हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन लेवल की वजह से, एंड्रोजन की वजह से हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि चीन्स में मतलब मेल टाइप एक थोड़ा सा उनको दाढ़ी बढ़ने लगती है। और उसके अलावा ऑयली स्किन ज़्यादा देखने को मिलेगी, एक्ने देखने को मिलेगा, फोरहेड की बाल्डिंग देखने को मिलेगी, बाल ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे। उसके अलावा हम स्किन डिस्कलरेशन देखेंगे, ब्लैक होगा। मैं आपको पिक्चर बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये दोनों पिक्चर्स में, ये हर्सुटिज्म है फर्स्ट वाली। इसमें हर्सुटिज्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको भी थोड़ा मतलब मेल टाइप चेहरा हो रहा है और उनको हेयर्स वहाँ पे ग्रो ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जो होता है वो ज्यादा मोटे लोगों में ज्यादा मिला है, ये ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में मिला है, जिसमें कि ये ऐसा यहाँ पर ब्लैक ब्लैक पूरा जमने लगता है, ये हाई एंड्रोजन लेवल की वजह से होता है। फिर पीसीओएस अफेक्ट्स क्या क्या एरियाज जो रहते हैं एक वुमेन्स की लाइफ में, क्या क्या कैसे कैसे पीसीओएस या पीसीओडी अफेक्ट करता है। तो एक तो साइकोलॉजिकल होता है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ते जाता है। फिर डर्मेटोलॉजिकल अभी बताया कि हर्सुटिज्म होता है और एकने होता है और एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ओबेसिटी देखने को मिलेगी वहां पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखने को मिलेगा और कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज भी देखने को मिल सकती है। इन सब की वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी, प्री एक्लेम्पसिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, स्लीप, अब इतना डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह सब होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्ब होने से और हार्मोन इम्बेलेंस होंगे। ये सभी चीजें से वुमेन्स की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। फिर हम आगे बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं पीसीओएस से और पीसीओडी से। इसमें एक तो हो सकता है, अभी बताया कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। उसके अलावा इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, जब वहाँ पर बहुत सारे सेल जमेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर लाइनिंग्स में प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है।
और ब्रेस्ट कैंसर तो हो सकता है। उसके अलावा दूसरे सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स की बात करेंगे हम पीसीओडी में, तो इरेगुलर और मिसिंग पीरियड्स हो सकते हैं, 2-3 महीने डिले हो सकते हैं, 1 महीना 35 दिन से ज्यादा अगर डिले है 35 डेज से, तो इरेगुलर मेंसेस माना जाएगा वो। सीवियर एक्ने हो सकता है, और फीलिंग फटीग, बहुत ज्यादा वीकनेस टाइप लग सकता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहता है वो हाई हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, हेयर थिनिंग हो सकती है, मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट तो मिलेंगे इसमें, वेट गेन और ओबेसिटी मिल सकती है, और एबनॉर्मल फेशियल हेयर मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे डायग्नोसिस से। जब हम हार्मोनल चेंजेस की इसमें रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो हमको एंड्रोजन लेवल, ये कुछ दो अलग अलग बनाए मैंने कि इंक्रीज्ड कौन कौन से हमको इंक्रीज मिलेंगे, कौन कौन से डिक्रीज मिलेंगे हार्मोन। तो एंड्रोजन, एलएच हार्मोन, इस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोलेक्टिन और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा वो हमको बढ़े हुए मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे। उसके अलावा एफएचएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके अलावा एचडीएल, एपोप्रोटीन ए1 जो रहता है, ये सारे डिक्रीज मिलेंगे। उस वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव करने में पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यूएसजी और सोनोग्राफिक क्राइटेरिया क्या क्या है जिससे कि हमको कंफर्म हो जाए कि ये पीसीओडी का केस है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 स्मॉल सिस्ट से ज्यादा अगर हुए, नंबर ऑफ सिस्ट अगर 10 to 12 से ज्यादा हुए, और 2 to 9 डायमीटर के हुए, तो ये एक हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर पीसीओडी हो सकता है। उसके अलावा ओवेरियन वॉल्यूम जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, 10 ml से अगर ज्यादा है तो वो भी पीसीओडी के क्राइटेरिया में आएगा। देन स्ट्रोमा जो रहता है, पोली रिलेटिव टू नंबर ऑफ फॉलिकल, वो भी बढ़ जाता है। इसमें से अगर दो भी हमको मिल जाते हैं, तो दो सिम्टम भी अगर मिलते हैं, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि पीसीओडी है इनको, या फिर पीसीओएस है। फिर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है पीसीओडी पर, तो इसमें पल्सेटिला है, सीपिया है, एपिस मेलिफिका है, ओरम आर्सेनिकम है, यूप्रेसिया है। हम मेडिसिन की बात आगे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ केसेस हैं, 2 से 3 केसेस है, उसमें एक केस मेरा है, बाकी 2 अलग अलग डॉक्टर के और मैंने केस इसमें लिए हैं केस स्टडी के थ्रू। ये हमारा एक केस है, यहाँ पर पेशेंट जो है उनको साइनसाइटिस था, और मेंस्ट्रुअल पेन उनको जब भी मतलब पीरियड आता था उसके 2-3 या 4 दिन पहले से ही मेंस्ट्रुअल पेन स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद में जब उनको ब्लीडिंग होती थी, तो अगर बहुत ज्यादा लेट हुए 2 या 3 महीने, तो हैवी ब्लीडिंग होती थी, और अगर जैसे 1.5 महीने तक अगर गया है पेशेंट का जो टाइम पीरियड है, तो वो फिर वन वन डे के समथिंग ही बस ब्लीडिंग हो रही थी उनको। उसके अलावा जो उनको पेन होता था वो यूटेराइन प्लेन जो पेन होता है उससे, हेलो, हाँ, यूटेराइन पेन जो होता है वो प्यूबिक रीजन से एक्सटेंड होकर थाई और बैक तक पेन जो जा रहा था, ये प्रॉब्लम उनको करीब 8 साल से था, और एलोपैथी ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया था अच्छा खासा, लेकिन बस थोड़ा रिलीफ मिलता था, कंप्लीट क्योर नहीं था वहां पर। उसके अलावा उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, तो उनको स्ट्रेस रहता है जॉब जॉब की वजह से। फिर फिजिकल जनरल्स वगैरह हमने जो लिए थे इनके, तो डार्क चॉकलेट वगैरह डिजायर थी उनकी, और आइसक्रीम खाना ये उनको अच्छा लगता था। उसके बाद में वो बॉडी चिली पेशेंट था, स्वेट जो होता था वो ज़्यादा ज़्यादा आता था फुल बॉडी से। फैमिली हिस्ट्री में इनका एक नोट करने वाली बात है कि मदर जो थे उनको भी इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम थी, और वो हाइपोथायरॉयडिज्म की भी प्रॉब्लम उनको थी। तो एक थोड़ा सा जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको थोड़ा सा देखा गया था हमारे द्वारा। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हमने किया, तो ओबेस, मतलब थोड़ा सा ओबेस से, ओबेसिटी नहीं कह सकते, उससे थोड़ा सा मतलब 10% ही कम वेट होगा उनका, अगर 2-3 किलो और होता तो ओबेसिटी वाले ओबेसिटी में वो आ जाते हैं। फिर मेंटल जनरल्स हम जब हमने लिया था, तो अ, पता चला था कि रिसेंटली लव अफेयर्स वगैरह में इनको सक्सेस नहीं मिली थी,
उस वजह से थोड़ा इनको प्रॉब्लम था। मेंटली थोड़ा सा डीप ज़्यादा सोचते थे हर चीज़ों को, और वो पुराने ख्यालों में रहते थे। तो हमने मेंटल और फिजिकल सारे लेकर आगे रेपेट्राइजेशन किया है। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में हमने इनका देखा था, ये केस 20 एक मैंने मार्च में ये केस लिया था, 10 तारीख के आसपास में। और इनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहता है वो 20 को था शायद, 20 और जनवरी में। इरेगुलर था, ओनली फर्स्ट डे और 2 डेज ही इनको फ्लो आता था और क्लोट्स रहते थे उसमें। ये हमारा रेपेटोरियल चार्ट है उस पेशेंट का, जिसमें कि और भी सिम्टम्स थे नीचे। मेंटल सिम्टम्स जो थे वो थोड़ा सा हाइड हो गए इसमें। और फिजिकल जनरल्स, ज़्यादा सिम्टम्स में फिजिकल जनरल्स पे ध्यान देता हूँ, मेंटल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो प्रिस्क्रिप्शन हमने इनका बनाया था कि पल्सेटिला 30 हमने इनको डाइल्यूशन फॉर्म में दिया था, 5 ड्रॉप्स बीडी दिया था फॉर 3 डेज। उसके बाद में इनको पेन थोड़ा सा कम हुआ था, और जो ब्लीडिंग थी वो ब्लीडिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि डिलेड मेंसेस की प्रॉब्लम इनको तो थी। तो पल्सेटिला हमने चूज करी थी इनके अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्टराइजेशन चार्ट में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पल्सेटिला और सीपिया हमको लग रहा था। तो सीपिया तो वो क्या है कि इनडिफरेंट टू लव्ड वंस जैसी चीजें उसमें थी, वो ऐसा कुछ ही हमको पेशेंट में नहीं दिखा था। तो मेंटल सिम्टम्स लिया, पल्सेटिला हमने इनको दी थी। और उसके साथ में जो इनको 1 आवर 2 आवर जो इनको ब्लीडिंग होती है, उस इसलिए हमने इनको एक डोज दिया था यूफ्रेसिया 200 का। देन फॉलो अप हमने इनका लिया था, तो डिसमेनोरिया जो इनको पेन होता था उसमें इनको काफी रिलीफ मिल चुका था, और फ्लो भी करीब 3 दिन तक आने लग गया था, जो 1-2 घंटे या एक दिन ही चलता रहता था, तो वो थोड़ा बढ़ गया था। फिर हमने वापस इनको पल्सेटिला 30 डी नेक्स्ट मंथ दी। उसमें हमने 5 ड्रॉप जो पिछली बार दिया था उनको, उसको हमने कम कर दिया, और 2 ड्रॉप बीडी दिया था फॉर 3 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। 2 दिन पहले उनको स्टार्ट किया था, ताकि पेन वगैरह ज़्यादा उनको और ज़्यादा फील ना हो उस टाइम पर। और प्लेसिबो फिर 15 डेज के लिए तो 4 पिल्स बीडी में चलाई थी इनको। ऐसे एक केस खत्म हुआ था उनका, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। और अभी वो मेंटल सिम्टम्स भी उनके क्लियर हो चुके हैं। देन ये केस 2 है डॉक्टर योगेश्वरी गुप्ता मैम का। उन्होंने भी मतलब सप्रेस्ड मेंसेस, इसका एक पॉइंट ये था कि सप्रेस्ड मेंसेस ड्यू टू फियर ऑफ एग्जाम, इस वजह से सप्रेस हो रहे थे। ल्यूकोरिया प्रेजेंट था, बर्निंग और इचिंग होती थी वेजाइना में। और उसके अलावा इरेगुलर मेंसेस तो उनको कम से कम 2 साल से थे। इसमें भी डिलेड मेंसेस था, 2 से 3 मंथ भी डिले हो जाता था, इतना ज्यादा डिले हो जाता था। क्लोटेड फॉर्म में ब्लीडिंग होती थी, पेनलेस शायद गलत लिखा गया है, पेनफुल ही था वो। फिजिकल जनरल्स में हॉट पेशेंट थे, पिछले वाले जो पेशेंट थे वो चिली पेशेंट थे। फिर ओबेस थे ये थोड़ा सा। और बाकी इनका कुछ सिस्टमिक एग्जामिनेशन में कुछ खास चीज मिली नहीं। देन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इन्होंने जो लिए, मेंसेस इरेगुलर लिए थे, डिलेड जो होता है। फिर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ब्राइट रेड, क्लोटेड, पेनलेस, सप्रेस्ड मेंसेस ड्यू टू फियर ऑफ एग्जाम। बेकेच लिया था इन्होंने, जो कमर दर्द उनको होती थी। और ल्यूकोरिया लिया था, बर्निंग इचिंग पेन, बर्निंग बर्निंग और इचिंग होती थी वेजाइना में। उसके बाद में टाल ओबेस थे। और देन रिपर्टोरियल, ये इनका रेपेटोरियल चार्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से रूब्रिक लिए हैं। उसमें केल्केरिया, कोस्टिकम, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, ये टॉप मेडिसिन निकली थी। उसमें से एक डिसाइड करी लेकेसिस। लेकेसिस 200 पोटेंसी में सिंगल डोज दिया था। उसके बाद में 15 डेज के लिए उनको प्लेसिबो दिया। और मेंसेस जो है वो 5 दिन में स्टार्ट हो गए थे, जो कि डिले, जो कि आते नहीं थे, 2-3 महीने में एक बार आते थे, वो 5 दिन में स्टार्ट हो गए थे। पेशेंट को अच्छा फील होने लगा था। देन अगेन कुछ दूसरी कंप्लेंट्स मिल नहीं रही थी उस, इसलिए फिर प्लेसिबो रिपीट किया गया वहां पर 30 डेज के लिए। और उसके बाद में उनकी साइड से कोई नई कंप्लेंट देखने को नहीं मिली है।
फिर केस थर्ड केस के डिस्कस अगर हम करें, डॉक्टर विक्रम सैनी जी का केस है ये। 34 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, 2017 का केस है। इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज मिली है उनको, और वेट गेन मिला है, माइल्ड हेयर ग्रोथ। यहाँ पर जो पहले हमने सिम्टम्स की बात की है हर्सुटीज की में, की वो हर्सुटीज का यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कि हेयर ग्रोथ हुई है चीन पर, और उनको कॉन्स्टिपेशन है सिंस 1 ईयर। वो गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एलोपैथी ट्रीटमेंट तो सभी सभी पेशेंट करवा के आते हैं आजकल तो। एलोपैथी में सब करवा के आते हैं, उसके बाद ही हमारे पास आते हैं। तो उनकी हिस्ट्री रही है कि गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, उसके बाद में उनको जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन थी वो सब करवाए। तो देन फिजिकल जनरल्स और फैमिली हिस्ट्री में उनको डायबिटीज मेलाइटिस था उनके फादर को, और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स मदर को रहती थी। मेंटल जनरल में इनकी इन्होंने बताया कि जो पेशेंट था उनके फादर ने फोर्सफुली उनकी शादी किसी और से करवा दी थी, जबकि वो किसी और को मतलब शादी करना चाहते थे। तो लव अफेयर्स की मेमोरीज वगैरह यहाँ पर भी थी। उसके बाद में उनके हस्बैंड जो थे वो भी थोड़ा उनको मतलब चिड़चिड़ा इरिटेबल नेचर रखते थे। उसके अलावा रिलेटिव्स के सामने उनको हर्ट करते थे, कुछ बोल देते थे। तो उस वजह से उनको थोड़ा सा मेंटली डिप्रेशन टाइप था, सैडनेस थी। देन उनको डर लगता था कि कहीं कैंसर ना हो जाए, ये बीमारी से ये डर था उनको कि इसमें जो इंडोमेटल कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो उसमें वो कैंसर का डर था, बीमारी का डर रहता है। इन्वेस्टिगेशन जो करवाई थी उनकी, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो करवाया था वो नेगेटिव था। देन थायराइड नॉर्मल था, और यूएसजी में उनको फाइंडिंग्स मिली थी कि बाइलेटरल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज उनको प्रेजेंट है। देन ये उनके रूब्रिक्स लिए थे कि माइंड्स में एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने जो बताया कि मैरिज उनके दूसरे से हुई थी, जिनको वो चाहते थे उनसे उनकी मैरिज नहीं हुई थी, उस वजह से उनको लव डिसअपॉइंटमेंट था। देन कंसोलेशन उनको जब करते थे तो एग्रावेशन होता था। अ, फिर ये रेपोर्टरल चार्ट है, इसमें जो है नेट्रम्यूर 30 यूज की थी, 2 डोजेस 12 आवर्ली। नेटामिड 30 का यूज किया, और उसके साथ में प्लेसिबो दिया था 4 पिल्स TDS फॉर अबाउट 15 डेज। तो उनके बाद उसके बाद में उनको बहुत रिलीफ मिल गया था, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए करीब 2 महीने। उसके बाद में फिर प्लेसिबो दिया, 2 महीने चलाई मेडिसिन, और क्योर उनको देखने को मिला। देन पल्सेटिला, यहाँ से हम थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि पीसीओडी में क्या क्या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और कौन कैसे कैसे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो पल्सेटिला नाइग्रिकेंस जो है उसमें प्यूबर्टी के टाइम से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। डिसमेनोरिया रहता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस रहता है कि बहुत कम टाइम ही मेंसेस आता है। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में जो पल्सेटिला दी थी, तो उनको बहुत ही कम टाइम ही, मतलब 1-2 घंटे या फिर एक दिन ही जो है कि ब्लीडिंग हो रही थी। फ्लो जो रहता है वो क्लॉट फॉर्म में रहता है, और उनको भी वही क्लॉट फॉर्म की प्रॉब्लम थी, इसीलिए पल्सेटिला का डिसीजन लिया। और ब्लड फ्लो, देन स्टॉप, देन फ्लोस अगेन, मतलब इंटरमिटेंट फ्लो बोल सकते हैं थोड़ा सा। और सीवियर पेन जो है एब्डोमेन में होता है, विच इज शिफ्टिंग इन नेचर। तो ये भी एक पॉइंट वहां पर था क्लियर कि जो उनका प्यूबिक रीजन का पेन था, वो प्यूबिक रीजन का पेन उनको एक्सटेंड हो रहा था थाइस में और बैक में, तो शिफ्टिंग इन नेचर, और सारे में अलग अलग टाइम पे, मतलब बार बार इधर उधर शिफ्ट होके पेन अलग अलग जगह पर पेन होता है। ये पल्सेटिला के अगर ऐसे सिम्टम उनको मिलते हैं तो हम पल्सेटिला का यूज कर सकते हैं। देन सीपिया में अगर एमेनोरिया है और मेनोरेजिया है, उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब कभी लेट है, कभी जल्दी है, स्केंटी है, प्रोफ्यूज है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, ये ज्यादा जब इरेगुलरिटीज देखने को मिले तो हम वहां पर सीपिया का यूज करेंगे। और साथ में ल्यूकोरिया देखने को मिले तो हम सीपिया की बात करेंगे। उसके अलावा इनफर्टिलिटी अगर है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर सीपिया का यूज कर सकते हैं।
फिर यूफ्रेसिया की बात करेंगे। यूफ्रेसिया में मेंसेस जो रेगुलर टाइम पर आते हैं, लेकिन 1 डे या फिर 1 आवर तक ही ये ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। एमेनोरिया और डिसमेनोरिया, अगर ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर हम यूफ्रेसिया देंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने जो यूज करी इसको, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं अभी तक। फिर एपिस मेलिफिका में डिसमेनोरिया डिसमेनोरिया देखने को मिला है। सप्रेस्ड विद सेरेब्रल एंड हेड सिम्टम, सेरेब्रल और हेड के भी सिम्टम यहाँ पर सप्रेस होने की वजह से एपिस मतलब ये डिसमेनोरिया और ओवेरियन पेन देखने को मिलता है, तो वहां पर हम एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। ओरम आर्सेनिकम, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरीज अगर हुआ है, इन्फ्लामेशन हो गया वहां पर, और यूट्रस का प्रोलेप्स हुआ है, अगर उनको वुल्वा में ईचिंग होती है और सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो हम ओरम आर्सेनिकम का यूज कर सकते हैं। टूजा ऑक्सीडेंटली मल्टीपल सिस्ट है, अगर लेफ्ट ओवेरी में ज्यादा मोटा है पेशेंट, इसमें लिखा है, क्लियर लिखा है बुक में कि गणेश जी लाइक दिखता है पेशेंट, तो एकदम मोटा सा दिखेगा, ओबेसिटी दिखेगी वहां पर, तो ये टूजा ऑक्सीडेंटली इसका हम यूज करेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये सिस्ट को डिजोल्व करके बाहर निकाल देती है। देन नेट्रम्यूल, इसका यूज तो हमने ए प्लास्टिक एनीमिया में भी करते हैं, क्योंकि पेनसाइटोपिनिया में बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम्यूल यहाँ पर। और इसी की वजह से किसी किसी को एनीमिया की वजह से जब इनफर्टिलिटी होती है और सिस्ट सिस्ट अगर किसी को है और अगर एनीमिया भी है, तो हम नेट्रम्यूल का यूज करेंगे। कटिंग पेन होता है इसमें यूरेथ्रा में, और ये इसमें लिखा है कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकेसिस जो है वो डायरेक्ट ज्यादातर इसमें एवर्जन देखा गया है कि टाइट क्लोथ्स अगर किसी ने पहने हैं तो और उसको पीसीओडी अगर है, मतलब टाइट क्लोथ पहनने से अगर प्रॉब्लम है, उनको नहीं पहनते हैं, वो ज्यादा लूज पहनना पसंद करते हैं और पीसीओडी है, तो हम उसमें लेकेसिस देंगे। और लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम है, उसके अलावा और सिर्फ एक दो सिम्टम्स तो काम चलता ही नहीं है, ज्यादा सिम्टम्स लेंगे, रिपेट्री करेंगे, तो ही हम अच्छे से केस देख पाएंगे, क्योंकि एक दो सिम्टम्स में कंप्लीट क्योर हमको देखने को नहीं मिलता है। पेन होता है एब्डोमेन में, जो कि फ्लो स्टार्ट होने के बाद में कम हो जाता है। और रेस्टलेस ज्यादा देखने को मिला, जेलसी देखने को मिली है, और ज्यादा मतलब अकेले में रहना पसंद करते हैं ये लोग, लेकेसिस म्यूटस वाले। देन कैलकेरिया कार्ब, जो ज्यादा मोटे लोगों में ही ये देखने को मिला है, वेट गेन की टेंडेंसी होती है इनकी, हेवी पीरियड रहते हैं, हेडेक रहता है। हेडेक और चिलीनेस जो रहती है वो दर्द रहता है, वो बिफोर मेंसेस रहता है। बर्निंग और ईचिंग देखने को मिली इसमें बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर पीसीओडी की सारी बातें हो रही थी यहाँ। और अब आगे कुछ भी आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, संदीप सर। एक्चुअली मुझे जाना था, आपने जो केस नंबर 3 डिस्कस किया था, यस मैम। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यस मैम। उसके बारे में आपने सिर्फ नाट्रम म्यूर 30 और प्लासिबो के साथ ही उसको पूरा क्यूरेशन दे दिया था, या फिर कुछ और मेडिसिन भी ऐड किए थे? केस नंबर 3। जी। यस मैम, इसमें हमने आगे कैलकेरिया कार्ब भी एक यूज की थी, लेकिन उसको एक ही बार यूज किया है, उसको ज्यादा यूज नहीं किया है। वो इसलिए किया था कि थोड़ा सा वेट गेन या ओबेसिटी की टेंडेंसी लग रही थी, तो हमने कैलकेरिया कार्ब भी एक यूज की थी। बाकी तो हाँ ज्यादातर जी। केसेस जो रहते हैं वो सिंगल मेडिसिन से बिल्कुल क्योर होते हैं। हाँ, सो तो है। हाँ, तो मेंटल जनरल मैंने इसीलिए अलग अलग केस लिए, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मेंटल जनरल्स थोड़ा कम लेता हूँ, फिजिकल जनरल्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो ओके मैंने ओके। इसीलिए ये वाला जो केस था ये पूरा मेंटल जनरल्स पे था। हाँ जी, वो तो हम समझे। लेकिन एक ही मेडिसिन आपने उसमें डिस्कस किया था ना, नाट्रम म्यूर एंड देन प्लासिबो। यस यस मैम, यस मैम। तो मैम तो इसमें उसी एक को हमने लेकर थोड़ा सा डाउट था। कैलकेरिया कार्ब भी यूज किया था, बाकी एक ही दो ही मेडिसिन यूज की बस। मेरे पास सेम ऐसा मतलब पेशेंट है, वो काफी रिलीफ भी हो चुका है, हम भी इस मेडिसिन को यूज किए हैं, लेकिन हमें यस कुछ मैम। और मेडिसिन भी इसके साथ यूज करना पड़ा था, जैसे मैम अगर पल्सरटिल वो वगैरह हमको उसको ऐड करना पड़ा है। यस मैम, जैसे मैंने फर्स्ट लेकिन केस में भी फाइनल इसीलिए क्योर अभी तक नहीं हुआ, वो प्रोफ्यूज मेंसेस में आ गया, उसके बाद स्कैंटी हो गया, अभी फ्लो रुक रहा है, कभी कभी अल्टरनेट आ जा रहा है, तो परमानेंट क्योर अभी नहीं हो पाया है। 2 महीने से मैंने उस केस को लिया है।
मैम आपने रेपर्ट्री करके मेडिसिन दी थी क्या उनको? नो, थेरापेटिक्स। थेरेप्यूटिक। तो मैम आप जी। थोड़ा सा मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स दोनों को लेकर एक रेपर्टाइजेशन ट्राई कीजिए, और फिर जो मेडिसिन आती है वो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। ओके, मोर फाइन, विल मतलब ट्राई। मच बेटर रिलीफ मिलेगा उसको इस थेरेप्यूटिक से। ओके ओके। कभी कभी थेरेप्यूटिक से अगर एनीमिया अगर उनको होता और अच्छा पेन साइटोपिनिया अगर देखने को मिलता, उसके अलावा ये सारे जो मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, तो नेट्रम्यूर उनको अभी तक क्योर कर देती। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ फिर नेक्स्ट ट्राई बट करके। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा एक बार रेपर्ट्री पे जाइए, या फिर ओके। रेपर्ट्री अगर हम भी यहाँ पर दूसरे जो पहचान वाले डॉक्टर्स है और सभी के लिए करते हैं, तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करें तो हम भी करके देंगे। जी, मैं नंबर अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं करती हूँ आपको ओके। कांटेक्ट। ओके, थैंक यू ओके। सर। नहीं पाई पूरा केसेस को, बट पीसीओडी वाले केस में सर मैंने भी पल्सर यूज किया है, यस बट मैम। मेरे को रिजल्ट समझ में नहीं आया। एक्चुअली पेशेंट भी कंटिन्यू नहीं रही है, इसलिए मैंने आपका कुछ सुना ही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने बस वो मैम मैंने देखिए थोड़ा सा, नेट्राम्यूर और पल्सर मैंने देखा कि मुझे समझ में आ गया कि आपने इस पे ही डिस्कस किया है। तो पीसीओडी वाले केस तो मेरे पास भी कुछ है जिसमें मैंने पल्सर यूज किया, बट पेशेंट कंटिन्यू नहीं है, इस वजह से मुझे कुछ रिजल्ट समझ में नहीं आया। मैम वो कंटिन्यू नहीं है इसी वजह से नहीं आया होगा। बाकी अगर डिसमेनोरिया है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस है, तो आप अगर ये सब देख के आपने मेडिसिन दी है तो जरूर उनको। सेकेंडरी एमोनोरिया है, थायराइड है, ओबेसिटी का केस भी साथ में है। अच्छा। हाँ, तो थायराइड के लिए हम थायरोइडिनम पे भी जा सकते थे, उसमें कि थोड़ा सा एक मैनेजमेंट जरूरी रहता है वो भी, तो उनको कंप्लीट क्योर होगा। तो सर इस केस में मैं पल्सर के साथ नेट्राम्यूर का रोल तो बहुत अच्छा है, जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। नेट्राम्यूर मैम ज्यादातर मैंने नेट्राम्यूर को यूज पेनसाइटोपिनिया में ही किया है। जैसे कोई सी भी डिजीज हो, जैसे कि अभी रिसेंटली एक रेयर केस जो रहता है विल्सन्स डिजीज का केस मैंने लिया था, तो वहां पर भी मैंने नेट्राम्यूर दी है। तो नेट्राम्यूर जब पेनसाइटोपिनिया रहेगा ना, तब मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी पल्सेटिला और यूफ्रेसिया से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसके अलावा सीपिया से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अगर सीपिया, ल्यूकोरिया है, पल्सर कैलकेरिया कर्व, अगर टोटालिटी लेते हैं तो पल्सर कैलकेरिया कर्व सीपिया आ जाता है। हाँ। हाँ, और मैम इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कुछ, सीपिया, हाँ सीपिया के बारे में बता रहा कि सीपिया जो है, अगर उनको ल्यूकोरिया है तो ल्यूकोरिया के लिए मैंने ल्यूकोरिया और पीसीओडी के लिए एक पेशेंट मैंने देखा था, उसका केस मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता फिर ज्यादा केसेस में। तो सीपिया मैंने जब वो केस लिया था तो उनको ल्यूकोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, सीपिया देना उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला था, सिर्फ एक ही सीपिया मेडिसिन से। सीपिया वो भी 200 पोटेंसी में। तो इसका डोजेज आपने कैसे दिया था? मैम ज्यादातर लिक्विड यूज करता हूँ मैं, तो उसमें 2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप्स बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जाता हूँ मैं थोड़ा सा। रिपीटेशन ऑफ डोज क्या रहता है? रिपीटेशन में कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रिपीटेशन ज्यादा कर देते हैं। तो जैसे थोड़ा बाकी सा बाकी कुछ मेडिसिन में जैसे फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको हम फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करते, उसकी जगह फिर अगर फ्रिक्वेंटली के लिए बार बार मतलब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है क्योंकि एक से रिलीफ हो नहीं पाता है, तो फिर कोई सी दूसरी मेडिसिन पे जाते हैं। नहीं, जैसे वीकली अगर करते भी है तो वीकली करते हैं या अल्टरनेट करते हैं मैम देखिए या फिर ज्यादातर तो मंथली मैं में? 3 डेज के लिए स्टार्टिंग जब करता हूँ तो 3 डेज के लिए बीडी सुबह शाम के हिसाब से ही करता हूँ, और डाइल्यूशंस में देते हैं। उसके बाद में फिर वीकली, और कैसे रिलीफ मिलता है उनको 3 दिन में, उसके आगे फिर सर आप 200 पोटेंसी बीडी टीआरडी देते हैं? बीडी बीडी। बीडी देते हैं? यस मैम। 200 पोटेंसी जहाँ तक मैं जानती हूँ ओडी ही दिया जाता है, या फिर यस आप? मैम। यस मैम। हाँ, ओडी ही लेकिन देते हैं। मैम क्या हो गया कि वो पहले के टाइम में इतना ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं थी बॉडी में, तो ये चल जाता, लेकिन आजकल प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, कुछ भी खाते रहते हैं, उस वजह से ये दवाइयाँ इतना असर नहीं कर पाती, तो फिर थोड़ा सा हाई डोज देना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, 1M अगर 1M 10M यूज करते हैं तो उसका नहीं मैम, वन रिपीटेड एम टेन एम अभी तक मैंने यूज नहीं की है। किसी भी केस में आपने 1M 10M नहीं यूज किया है? नहीं मैम।
अभी तक ऐसी नीड लगी नहीं है उसमें 1M 10M की। ठीक है, थैंक यू सर। अब 50 मिलीसीमल पोटेंसी सर? नहीं मैम, अभी तो 50 मिलीसीमल पे बिल्कुल सोचा नहीं है। अभी 2 से 3 साल हुए मुझे मुझे प्रैक्टिस करते हुए। ये चलिए कोई नहीं, आपका अच्छे रिजल्ट अगर ऐसे ही आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर विजेंद्र, मैं Yes. डॉक्टर नहीं हूँ, बट आपके पास एलोपैथी से पेशेंट्स आते हैं? यस सर, एंड ज्यादातर तो एलोपैथी से ही आते हैं। अच्छा, तो आप फिर कैसे करते हो? आप उनकी एलोपैथी इमीडिएटली स्टॉप कराते हो या ग्रेजुअली स्टॉप कराते हो, या? सर स्टार्टिंग फेज में हम उनकी स्टॉप नहीं करवाते हैं। हम उनको बोलते हैं कि जो जैसे नेसेसरी है। मान लो अगर कोई फीवर वाला पेशेंट है तो पहले उसको जो अभी मेडिसिन जो चल रही है वो उसको बोल देते हैं कि जैसे एक्यूट डिजीज रहती है उसमें बंद करवा देते हैं हम फीवर की, और एंटीबायोटिक्स बंद करवा देते हैं। हमारी होम्योपैथी से ठीक हो जाता है जैसे टाइफाइड वगैरह में। और लेकिन पीसीओडी जैसे अगर प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम उनकी मेडिसिन बंद नहीं करवाते। हम उनको बोलते हैं कि आप इसको हमारी मेडिसिन को लीजिए, जो डिफरेंस दिखेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेडिसिन या उसका डोजेस कम करते जाते हैं। और फिर 1-2 महीने में, 1 महीने में तो लगभग मिल ही जाता है रिजल्ट्स अपनी मेडिसिन से, होम्योपैथी से। तो फिर हम एलोपैथी का उनको मना कर देते हैं कि ये आप बिल्कुल मत लो। और आपके ये जो आपने हमें केसेस बताए, इसके अलावा कोई एक्यूट केस है जो आप ने बहुत अच्छा डिफरेंस देखा या बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आपको सर आपके? एक्यूट केस तो नहीं है, लेकिन एक जो केस था मेरा फर्स्ट केस था वो इसमें, जिसमें मैंने मतलब गायनेकोलॉजी के सिम्टम्स लिए थे। और मतलब गायनी से रिलेटेड पहला केस था मेरा। उस केस में मिसकैरेज जो हुआ था, एक लेडी थी, उनको मिसकैरेज मतलब उन्होंने मेडिसिन खाई थी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो उनको बहुत ज्यादा एकने वगैरह दिख रहा था। तो वो एकने मैंने उनका साइलिशिया 200 से ठीक किया था। और उनको मतलब वो मिरेकल रिजल्ट था एकदम, 3 दिन में पूरा एकने क्लियर हो गया था, जो कि हमको एलोपैथी में भी देखने को नहीं मिलता है।